फ्रेंड्स, मैं आरती पठारेवीर आपका स्वागत कर रही हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे मार्गदर्शक पे। आज हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एनवायरनमेंट की सीरीज़। इसमें हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस कितना है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट में करना क्या क्या पड़ेगा, इसका वेटेज कितना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका प्री में कितना वेटेज है, मेंस में कैसा इसका इम्पोर्टेंस है, या करंट ओरिएंटेड इसका क्या हम लोगों को नोट्स मेकिंग करनी चाहिए या क्या डेटा हम लोगों को पिक करना है, न्यूज़पेपर के लिए रीडिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से आर्टिकल्स हम लोगों को इसके रिलेवेंट पढ़ने चाहिए, ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा भी सब्जेक्ट होता है उसका वेटेज ध्यान में रखो। वेटेज ध्यान में रखने के बाद सिलेबस एनालिसिस करो, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो और उसका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो भी आप ध्यान में लो। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है सिलेबस एनालिसिस। ड्यूरिंग दिस एनालिसिस आपको एक छोटी सी स्टोरी बनानी है और उसी स्टोरी को आपको क्या करना है, इलैबोरेट करना है, क्योंकि उसी स्टोरी को इलैबोरेट करने के बाद आप लोगों को वो सिलेबस के टॉपिक मिल जाएंगे। और इसका अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखने जाएँ तो एनवायरनमेंट एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट बन गया है। 2014 के बाद जो एनवायरमेंटली न्यूज़ भी ज़्यादा आ रही है, इंटरनेशनली हम लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा दिखाई देती है, डिस्कशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक भी है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना है सिलेबस। सिलेबस देखने जाए तो सिलेबस 3 पार्ट में हम लोग, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, 3 पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है बेसिक, और बेसिक में हम लोग देखते हैं जो भी टर्म्स है, एनवायरनमेंट मतलब क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उनका निश क्या है इंडिविजुअल का, या फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है बेसिक पार्ट में। बेसिक के अलावा दूसरा जो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे सेग्रीगेट किया है वो है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों को पूरा बायोडाइवर्सिटी का बेसिक, उसका कंजर्वेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है, और करंट रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी से जो भी आता है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में डालते हैं। और थर्ड में जो है इंटरनेशनली जो डिस्कशन है, या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया है उसके रिलेवेंट जो भी डिस्कशन है, जो भी डेटा है, हम लोग थर्ड पोर्शन में कवर करते हैं। मतलब ये बेसिक हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, और लास्ट वन इंटरनेशनल और करंट इवेंट्स, इसको हम लोगों ने थर्ड पार्ट में इंक्लूड किया है। अभी ये जो थर्ड पार्ट आप लोगों को अगर समझना है तो पहला पार्ट आपका अच्छा होना ज़रूरी है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का स्टैटिक पार्ट भी आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए, तभी आप थर्ड पार्ट अच्छे से समझ पाओगे। और इसीलिए हम लोग बेसिक से यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक स्टार्ट करते समय हम लोगों को स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी से डेटा मिलता है, छोटी छोटी कंसेप्ट रहती है स्टेट बोर्ड में भी। अगर थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से आप देखने जाओगे तो वहाँ से आपकी शुरुआत होती है, और इसीलिए जो बेसिक पार्ट है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की तरफ जाओगे तो थर्ड पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इंटरव्यू सेशन, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को करंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है, वहाँ पे हम लोगों के ओपिनियन बनते हैं। पर ओपिनियन कब बना पाओगे, जब पहला बेसिक उसके बारे में कुछ आपको पता है तो आप ओपिनियनेटेड हो जाओगे। और इसके लिए हम लोगों को थर्ड पार्ट समझने के लिए पहला पार्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो रटना है। इतनी बार रटो कि वो याद ही हो जाए। ये बहुत ही एक क्रेज़ी थिंग लगती है, पर आप लोगों को सबको सिलेबस रटने की आदत डाल दो। सिलेबस रटना दैट डजेंट मीन कि वो बाय हार्ट करना है थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह। आपको बाय हार्ट नहीं करना, आपको उसको एनालाइज करके रटना है, वो एक स्टोरी बनानी है। और वो प्रॉपर स्टोरी ही आपको क्या दिला सकती है, एक रोड मैप दिला सकती है अप टू आवर थर्ड सेशन या अप टू आवर थर्ड पार्ट। क्योंकि एक रोड मैप हो तभी आप लोगों को पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुँचना है। नहीं तो आप यहाँ वहाँ अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट की तरह झूलते रहोगे। तो आपको अनस्ट्रक्चर स्टडी नहीं करना, आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। इसीलिए आपको एक रोड मैप बनाना ज़रूरी है, और वो रोड मैप होता है इंट्रोडक्शन। और वो इंट्रोडक्शन
अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग करते समय आपको सिलेबस से, अगर आपने सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है प्रॉपर तरीके से, इंट्रोडक्शन बनाया है, तो ही आप वहाँ पे कौन सा भी टॉपिक आता है, करंट इवेंट का हो या कोई भी, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। वहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करना सीख लेते हो, कैसे एब्स्ट्रैक्टिव उस टॉपिक को बनाना है ये आपको पता चलता है, कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से इम्पॉर्टेंट नुक्स वहाँ पे डालने हैं वो आपको पता चलता है। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग में। प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग होने के लिए अपना बेसिक पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। और इसीलिए ये इंट्रोडक्शन जो बेसिक पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले से ही, बहुत पहले 3rd 4th स्टैंडर्ड का ही जो हिस्ट्री का पार्ट है वही यहाँ पे दोहराएंगे। उसमें दिया गया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जीव सृष्टि अस्तित्व में कैसे आई। तो जीव सृष्टि की शुरुआत हुई जो पानी में अमीबा आया था उससे, एक लिविंग बीइंग जिसको बोला जा सकता है, एक लिविंग थिंग जिसको बोला जा सकता है, वो था अमीबा। अमीबा के बाद में इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई। अदर एनिमल्स बहुत बड़े भी थे, डायनासोर जैसे भी हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसे भी हम लोगों ने देखे। तो ऐसे बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स है वो वहाँ पे हम लोगों ने इवोल्यूशन के प्रक्रिया से बनती हुई दिखाई दी हम लोगों को। और इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, मतलब एक मंकी टू ह्यूमन, ये जो एक जर्नी थी वो हुई। वो जो इंसान बना, उस इंसान में बुद्धि भगवान ने दी, या बोल सकते हैं नेचर ने दी। और उस बुद्धि से ही हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च किया। उसमें हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले हम लोग ग्रुप में नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पे रहते थे। इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई, ह्यूमन कांटेक्ट हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्लोबल टेम्परेचर रेज हुआ था, नई नई चीज़ें पाई गई थी, जैसे कि एग्रीकल्चर का रिसर्च हुआ। एग्रीकल्चर के साथ ही हम लोगों को पता चला एनिमल्स का इम्पोर्टेंस। हम लोगों ने पशुपालन किया, उसके बाद पशुपालन और एग्रीकल्चर ने ही लोगों को एक साथ लाया। ग्रुप में रहने लगे लोग काम करने के लिए, तो ग्रुप से ही बनी सेटलमेंट्स। और सेटलमेंट्स बनने के बाद ये जो ह्यूमन बींग्स है इन्होंने नए नए रिसर्च भी किए, जैसे कि फायर का रिसर्च होगा या व्हील का रिसर्च है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी ये देन है हमारे लिए, आज भी हमारे रिसर्च जो है इस बेस के ऊपर आधारित है। उसी के वजह से आज हम लोगों ने जो भी प्रगति की है, जो भी डेवलपमेंट की है, इन रिसर्च की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो हमारा ह्यूमन सस्टेनेंस है वो भी एनवायरनमेंट के ऊपर ही, इन रिसर्च के ऊपर ही डिपेंड है। और जैसे देखा गया कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन की नीड थी, सेटलमेंट्स थी, नीड्स थी, जो नीड्स एनवायरनमेंट से ही फुलफ़िल हो रही थी, जिसको हम बोल सकते हैं फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये बेसिक नीड। एक्सटेंडेड जो है वो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये भी हम लोगों की यहाँ से ही फुलफ़िल हो रही थी एनवायरनमेंट से। तो ये जो नीड फुलफ़िल होते होते मेडिसिन की जो शाखा है वो डेवलप होती गई, वो भी एक नीड बन गई। सर्जरी थी वो हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई। ये सभी चीज़ें हम लोग एनवायरनमेंट के वजह से ही करने लगे। ये जो जर्नी थी उस टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड भी बढ़ने लगी। अब ये नीड तो ऑब्वियसली डिपेंड किसके ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो ये नीड डिपेंड है, तो हम लोग एनवायरनमेंट का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करने लगे। जैसे कि एक माइलस्टोन या पूरा एनवायरनमेंट के जो भी जर्नी है उसमें बहुत सारा बदलाव जिस घटना ने लाया, वो घटना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा नीड फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों को प्रोडक्शन भी उतना बढ़ाना था, और वो बढ़ता हुआ प्रोडक्शन ही एक मेजर कॉज बना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। मतलब एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ गया। अभी एनवायरनमेंट और हमारे बीच में एक डेलिकेट बैलेंस है, हमारे मतलब ऑल लिविंग इंडिविजुअल और नॉन लिविंग थिंग में एक बैलेंस है। अब ये इंटरवेंशन अगर बढ़ जाता है तो ये बैलेंस ब्रेक हो जाता है, और ये जो बैलेंस ब्रेक हुआ है इसके वजह से डिज़ास्टर आते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं लैंडस्लाइडिंग,
देन इसके बाद हम लोग सुनते हैं फ्लड, बराबर ना, बारिश होती है तो बारिश में फ्लड आता है। सुनामी जैसे घटना के बारे में हम लोग सुनते हैं। कहीं पे ज़्यादा माइनिंग की वजह से अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आ जाती है। वेस्टर्न घाट के बारे में आप लोग सुनते होंगे, वहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो भी डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। जो भी एनवायरमेंटलिस्ट रहते हैं वो ऐसे आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं उसके बारे में, तो यह आप लोग पढ़ रहे होंगे करंट प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नया प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें आप नोट डाउन किया करो, और आपने पहले पढ़ी है तो ये चीज़ें आपके ध्यान में आ ही जाएंगी। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन बढ़ गया और डिज़ास्टर्स आ गए। और डिज़ास्टर्स आने के बाद हम लोग अभी देख रहे हैं, न्यूज़ आते हैं कि चांद्रयान हो रहा है या मंगल पे जा रहे हैं, वहाँ पे रहने का रह सकते हैं या नहीं रह सकते, वहाँ पे सिचुएशन क्या है, इसके बारे में रिसर्च हम लोग सुनते हैं। तो वो क्यों रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने पृथ्वी को इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्ट किया है कि एक दिन ऐसा आएगा यहाँ पे हम लोग रह नहीं पाएंगे, हमारा सर्वाइवल यहाँ पे नहीं होगा, और हमारे सर्वाइवल के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहीं और प्लैनेट पे, और इसीलिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरे तरीके से आप एनवायरनमेंट को भी उसको अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और पृथ्वी पे है जीव सृष्टि क्यों, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा, क्यों वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं है ये चीज़ें? तो पृथ्वी पे जीव सृष्टि होने का कारण है यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस है, प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे सनलाइट आती है, पानी है यहाँ पे अच्छा। तो ये सभी चीज़ों की वजह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है इंडिविजुअल्स को अपना सर्वाइवल और अपने सस्टेनेंस के लिए, और उसी की वजह से इंडिविजुअल यहाँ से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रहने के बाद इवॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन के बाद ये पूरी जीव सृष्टि बनती है। और आज हम एनवायरनमेंट में हमारा पहला टॉपिक लेने जाएंगे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहला आता है बेसिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, राइट ना। तो इवोल्यूशन के बाद जो बेसिक हमारा है कि एनवायरनमेंट मतलब क्या, ये क्वेश्चन जनरेट होता है। तो पहला टॉपिक बन जाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम लोग छोटे छोटे अलग टॉपिक देखते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम वगैरह है, इकोसिस्टम में अलग अलग टर्म्स आते हैं, वो देखने वाले हैं। देन दूसरा टॉपिक बन जाता है यहाँ पे फूड चेन, फूड वेब, क्योंकि इकोसिस्टम कैसे सस्टेन होती है, हम लोगों ने सस्टेनेंस के बारे में देखा, तो कैसे सस्टेन होती है, तो ये फूड चेन, फूड वेब, वो एनर्जी साइकिल्स, वो एनर्जी पिरामिड हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। देन आप लोगों ने उसके बाद देखा कि बहुत सारी जीव सृष्टि, ये टर्म सुने आपने, तो जीव सृष्टि यही आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी में, क्या है ये विविधता। देन उसका बेसिक पार्ट है, उसके करंट रिलेटेड पार्ट है, क्योंकि ये जो बेसिक का निश्च वगैरह जो आप सुनोगे बाद में देखोगे, जो फंक्शनल रोल होता है वो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी वो कंजर्वेशन के लिए उसका रोल क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इंडिविजुअल, वो सब आपको देखना है। देन थर्ड पार्ट आपका आता है जिसको हम लोगों ने बेसिक को या बोल सकते हैं बेसिक को इलेबोरेट किया, बायोडाइवर्सिटी को सेग्रीगेट किया, और थर्ड बन जाता है आपका इंटरनेशनल इवेंट का पार्ट, जिसमें आप लोग देखोगे कि इंटरनेशनल डिस्कशन क्या हेल्ड हो रही है, जो समझने के लिए आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ोगे। या ये जो थर्ड सेक्शन है ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक नहीं है, ये दिन ब दिन चेंज होते जाता है। डेली बेसिस के ऊपर जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं उसमें से ये कवर हो जाता है, और इसके लिए आपको स्पेसिफिक बुक से आप प्रिपेयर नहीं हो सकते। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और वो पढ़ने के लिए या इंटरनेट का यूज़ करने के लिए आपको बेसिक पार्ट आपका अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है। तो आपका थर्ड सेक्शन हो जाता है इंटरनेशनल और करंट इवेंट्स का। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस एनालिसिस पूरा हो जाता है। और अभी ये डिस्ट्रक्शन के बाद कंजर्वेशन आता है, तो अगेन एक टॉपिक इमर्ज होता है कंजर्वेशन, क्योंकि उस कंजर्वेशन की वजह से ही ये इंटरनेशनल डिस्कशन चल रहा है, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे सेक्शन से रिलेट करता है, जैसे कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है हमारे इंटरव्यू के सेशन के लिए,
क्योंकि इससे हम लोगों को अवेयरनेस मिलती है और एज अ ऑफिसर हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट के बारे में कितनी अवेयरनेस है ये पता करना इंटरव्यू पैनल का भी एक काम है, क्योंकि करंट इवेंट इनको कितनी जानकारी है, जहाँ पे रहते हैं पृथ्वी पे आसपास के एनवायरनमेंट की कितनी जानकारी है, क्योंकि पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं, स्टैटिक जो भी सब्जेक्ट है वो हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, करंट इवेंट्स उनके पढ़ लेते हैं, पर एनवायरनमेंट के जो छोटे छोटे बेसिक जो पार्ट है हम लोग स्किप कर देते हैं कई बार। हम लोग सिर्फ करंट का टच उसके लिए रखते हैं, पर ये बहुत ही गलत बात है। बेसिक भी आप याद रखो, बायोडाइवर्सिटी याद रखो, ताकि करंट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, ओपिनियन दे पाओगे उसके ऊपर। और इसीलिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए सभी पार्ट्स को आपको मिंगल करना है, सभी पार्ट को आपको एक साथ करना है। तो सेग्रीगेटेड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हुआ हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम लोग देखने जाएंगे जो टर्म्स है एनवायरनमेंट की या बेसिक पार्ट है उसकी तरफ। तो सबसे पहले टर्म आती है जो कि सिलेबस में भी आई है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी मतलब क्या? सबसे पहले अर्न्स्ट हैकेल ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि इकोलॉजी का मतलब है प्लेस टू लिव, रहने की जगह। और अगर हम साइंटिफिक वे से इसकी डेफिनेशन देखने जाएंगे तो इकोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विथ देयर एनवायरनमेंट। मतलब इंडिविजुअल की उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन सेकेंड टर्म है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या? जो इंडिविजुअल को बाहर से जो अफेक्ट करता है उसको उस इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट बोलते हैं। देन इसके एनवायरनमेंट में जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक दैट मीन्स रिलेटेड टू लिविंग, और दूसरा है अबायोटिक फैक्टर दैट मीन्स रिलेटेड टू नॉन लिविंग। हम लोगों ने अभी अभी डेफिनेशन देखी, उसमें हम लोगों ने देखा कि एनवायरनमेंट का मतलब है जो चीज़ें बाहर से इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है। तो दोनों चीज़ें आप लोग बोलोगे कैसे अफेक्ट करती है। अभी लिविंग में हम लोग आते हैं और नॉन लिविंग में हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो नॉन लिविंग में आता है। तो नॉन लिविंग हमारे लिविंग के लिए ज़रूरी है या नहीं? तो इसीलिए ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को। अभी लिविंग फैक्टर अगर आप लोग आपका खुद का एग्जांपल लोगे तो आपको लिविंग फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं? अभी जैसे चल रहा है कोरोना वायरस की न्यूज़, तो कोरोना वायरस है ये जो है ये एक असेल्युलर लिविंग बीइंग है, मतलब इसकी सेल्स नहीं है, ये हॉस्ट के ऊपर ज़िंदा रहता है पर ये लिविंग है। तो वो अफेक्ट कर रहा है ना हम लोगों को, मतलब लिविंग हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ नॉन लिविंग, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी देखा ऑक्सीजन नॉन लिविंग है पर हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो एनवायरनमेंट में बायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर रहते हैं जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था हमारा खुद का। देन सेकेंड टर्म, इसके बाद की जो टर्म है वो है इकोसिस्टम। अभी हम लोग इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? इकोसिस्टम का मतलब होता है लिविंग नॉन लिविंग दोनों की रिलेशनशिप, जहाँ पे जिस स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम में पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक पडल या पॉन्ड का, या यहाँ पे सन है जो अपनी सनलाइट दे रहा है, यहाँ पे फ्रेश एयर है, यहाँ पे फिश है, प्लैंकटन है, अदर इंसेक्ट है छोटे छोटे जो कि पानी में रहते हैं। तो ये सभी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है? सन की सनलाइट के ऊपर, क्योंकि सनलाइट ही प्लांट्स को क्या देगी? अपना सनलाइट से ही प्लांट अपना फूड बनाएंगे, राइट ना। और ये जो फिश है इनको ऑक्सीजन, ये फ्रेश एयर देगी और प्लांट्स को भी ऑक्सीजन फ्रेश एयर देगी। मतलब इस तरीके से, और इनको प्लांट्स को, फिश को या प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी पानी से मिलेंगे। मतलब पानी में रह रहे, वहाँ से कुछ इंग्रेडिएंट वो ले रहे, कुछ बाहर से ले रहे। ये क्या हुआ? लिविंग नॉन लिविंग का एक इंटरकनेक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लिविंग बीइंग नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड है और एक रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच। वही रिलेशनशिप जहाँ पे पाई जाती है, जिस एरिया में पाई जाती है, एरिया था
पॉन्ड जहाँ पे पाई गई उसको हम लोगों ने बोला इकोसिस्टम, क्योंकि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, फिश के सर्वाइवल के लिए एयर ज़रूरी है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप देखी नॉन लिविंग लिविंग की, और उस जगह को हम लोगों ने नाम दिया इकोसिस्टम। अभी ये जो इकोसिस्टम है ये अर्थ की हेल्थ बताती है और बायोस्फीयर की भी हेल्थ बताती है। तो इकोसिस्टम जो है वो 3 स्केल पे पाई जाती है, 3 स्केल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहली स्केल है जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल। तो ये जो इकोसिस्टम है ये स्मॉल स्केल इकोसिस्टम है, जिसमें हम लोगों ने ये पॉन्ड का एग्जांपल देखा है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो इकोसिस्टम। देन सेकेंड इकोसिस्टम जो है वो है मीज़ो। मीज़ो का अगर एग्जांपल लेना है तो हम लोगों को लेक का एग्जांपल लेंगे, पॉन्ड से बड़ा है इसलिए मीज़ो, और मीज़ो का मतलब यहाँ पे है मीडियम, मतलब जो मीडियम स्केल इकोसिस्टम है वो सेकेंड में आएगी। और थर्ड जो है वो है बायोम, मतलब ये हुई स्मॉल, ये हुई मीडियम, तो ये लार्ज है। और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेंगे एक रेन फॉरेस्ट का। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड पडल्स भी रहते हैं, एक घना जंगल है जहाँ से रिवर भी जा रही है, जहाँ पे लेक भी है, मतलब सभी इकोसिस्टम का एक मिक्सचर रहता है जो बहुत बड़ा एरिया रहता है, इसलिए हम लोगों ने उनको नाम दिया बायोम। और ये जो बायोम है ये बहुत सारे बायोम एक साथ आके एक बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं, और ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक सेक्शन इकोसिस्टम का। अभी इकोसिस्टम में हम लोगों को बहुत सारे टर्म्स भी स्टडी करने हैं, जैसे कि सबसे पहले टर्म लेंगे तो इकोलॉजिकल निश। अभी इकोलॉजिकल निश का मतलब होता है इंडिविजुअल का फंक्शन रोल। इकोसिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारे इंडिविजुअल्स देखे, उन इंडिविजुअल का जो फंक्शनल रोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश मतलब जो भी लिविंग बीइंग है उनकी कार्यात्मक भूमिका। और ये जो कार्यात्मक भूमिका रहती है इट इज़ एज लाइक प्रोफेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रोफेशन। इसके बाद इकोलॉजिकल निश के बाद और एक उसके कनेक्टेड टर्म है वो आती है जिसको हम लोग बोलेंगे हैबिटेट, मतलब जो इंडिविजुअल्स है इकोसिस्टम में उनकी रहने की जगह, इनकी रहने की जगह, और इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं एड्रेस। अभी यहाँ पे प्रोफेशन और एड्रेस दोनों का कनेक्शन, हमारे घर में जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो हम सभी से बन गया एक घर, और घर बोल सकते हैं एड्रेस एज लाइक हैबिटेट हमारा। तो एड्रेस, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स भी है, फिश भी है, अदर इंसेक्ट्स भी है, तो ये बन गया एड्रेस। पर प्रोफेशन, प्लांट जो काम कर रहे हैं वही काम फिश यहाँ पे नहीं कर रहे, जैसे पॉन्ड में देखा जाए, या हमारे घर में हम लोग जो काम कर रहे हैं पढ़ाई का वही हमारे पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं। छोटे भाई बहन होंगे तो वो स्कूल जा रहे होंगे, अदर का वर्क कर रहे हैं, हमसे बड़े होंगे जॉब कर रहे होंगे, तो हर एक का काम अलग अलग हुआ। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए तो उनका काम अलग रहेगा, तो हर एक का काम अलग। वैसे ही यहाँ पे पॉन्ड में भी हर इंडिविजुअल का जो काम है, मतलब उनका जो इकोलॉजिकल निश है, उनका जो फंक्शनल रोल है वो क्या हुआ, अलग, फंक्शनल रोल अलग है। मतलब पर उनका एड्रेस, मतलब उनकी रहने की जगह एक हो सकती है। एनवायरनमेंट में भी वही है। यहाँ पे हम लोगों ने पॉन्ड का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे फिश देखा गया, प्लैंक्टन्स देखे गए, अदर इंसेक्ट देखे, तो इन सभी की रहने की जगह तो वो पॉन्ड ही है, मतलब उनका एड्रेस एक ही है, पर उनकी कार्यात्मक भूमिका, फंक्शनल रोल जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यहाँ पे फिशेस
उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके ह्यूमन सस्टेनेंस के लिए या ह्यूमन फूड के लिए अपना रोल कर रहे, और अदर इंसेक्ट भी अपना रोल प्ले कर रहे। तो ये अलग अलग हुआ। अदर एग्जांपल अगर लेना है तो किसी ट्री के ऊपर, पत्तों के ऊपर अदर इंसेक्ट है, उनके स्टेम के ऊपर अदर टाइप के इंसेक्ट दिखाई देते हैं, और उसके अलावा उनके रूट्स के ऊपर भी अदर इंसेक्ट दिखाई देते, और अगर उनको फ्लावर्स या फ्रूट्स आते हैं तो वहाँ पे भी अदर इंसेक्ट दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट पे अलग अलग इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, पर उनका एड्रेस क्या है, वो ट्री। मतलब एड्रेस एक हो सकता है पर फंक्शनल रोल डिफरेंट होता है। दैट मीन्स हैबिटेट एक हो सकता है, इकोलॉजिकल निश डिफरेंट है। तो ये थी इकोलॉजिकल निश और हैबिटेट, ये दो टर्म। अभी आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, इकोलॉजिकल निश जो होता है वो कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है या कंजर्वेशन उससे कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलता है, तो वो कैसे? हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजिकल निश दैट मीन फंक्शनल रोल, वो कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जो इम्पॉर्टेंट है नेचर की जो साइकिल है, नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए, और वो बैलेंस ब्रेक हो जाएगा अगर वो इंडिविजुअल नहीं रहा तो, और इसीलिए उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए इकोलॉजिकल निश इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट है इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है ट्रांजिशन जोन। दो एरिया के बीच का जो ट्रांजिशन का जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, एक स्टेटमेंट में इसका यूज़ किया था, और एमपीएससी 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इकोटोन मतलब क्या, मतलब पूरी डेफिनेशन ही वहाँ पे पूछी गई थी। और जो इकोटोन है वो रहता है एक जोन ऑफ ट्रांजिशन, मतलब ऐसा ट्रांजिशन एरिया जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ मीट एंड इंटीग्रेट, दे आर मीटिंग एंड इंटीग्रेटिंग, और एक नया एरिया क्रिएट होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेने जाए तो ईस्चुरी का लेंगे यहाँ पे। ईस्चुरी मतलब जहाँ पे फ्रेश वाटर रहता है, मतलब जो नदी का पानी है फ्रेश वाटर, वो मिल जाता है समुंदर को सी वाटर में और सॉल्टी वाटर में, और यहाँ पे ईस्चुरी क्या हुआ, ट्रांजिशन, यहाँ पे बदलाव दिखाई दिया। मतलब ये पानी जो है वो खारा भी नहीं है और ये पानी जो है वो फ्रेश भी नहीं है, और फ्रेश वाटर भी नहीं है, सी वाटर भी नहीं, नया एक एरिया है। इसीलिए यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं बदलाव का एरिया और जोन ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ पे चेंज दिखाई दिया। इसके बाद दूसरी कंसेप्ट लेते हैं एज इफ़ेक्ट। एज इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ सम ऑफ स्पीसीज इज़ मोर देन आइदर कम्युनिटी इन दैट इकोनॉमी। मतलब अगर यहाँ पे देखने जाए तो पॉन्ड का हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पॉन्ड में यहाँ पे फिश भी दिखाई देते हैं हम लोगों को, यहाँ पे प्लांक्टन भी है। तो प्लांक्टन ने यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर किया है और उनकी डेंसिटी है, मतलब एक जगह में जितने नंबर ऑफ प्लांट्स रहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे उन प्लांट की या उन एरिया की डेंसिटी। तो यहाँ पे प्लांट की डेंसिटी, यहाँ पे अगर 5 फिश कंसिडर किए उनमें 30% एरिया कवर हुआ है, यहाँ पे 70% एरिया कवर किया है, और वहाँ पे प्लांक्टन से 6। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा है बोलेंगे, 30% ही एरिया कवर किया है, फिर भी इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि 5 है और 30% मतलब ज़्यादा, और यहाँ पे 70%, वहाँ पे 6 है। तो इनकी डेंसिटी क्या हुई, यहाँ पे कम हुई रादर दैन फिश। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो फिश है उनकी डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ स्पीसीज इज़ ग्रेटर दैन आइदर कम्युनिटी, ये यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया। इसके बाद हम लोग दूसरी कंसेप्ट लेते हैं जिसको बोलेंगे होम रेंज। होम रेंज का मतलब होता है इंडिविजुअल जहाँ पे गया है, वो जो एरिया है उसने जो एरिया कवर किया उसको होम रेंज बोलेंगे। अगर हम लोग एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं तो एनिमल्स गोइंग आउटसाइड फॉर देयर फूड गैदरिंग, वो क्या करते हैं, अपना फूड गैदर करने के लिए बाहर जाते हैं। तो मतलब एक हुई उनकी केव्स अगर लेते हैं वो कार्निवरस है तो ये टाइगर या लायन कंसिडर करेंगे। तो वो गया कहाँ पे, केव से आउटसाइड गया, आउटसाइड कहाँ पे, जंगल में, फॉरेस्ट में।
और फिर वापस कहाँ आया, केव्स में। ये जो एरिया उसने कवर किया उसको बोलेंगे उसकी होम रेंज। होम रेंज अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल कहाँ तक उसने जर्नी की उस दिन में और वापस कहाँ से आया। तो वो जो वापस बाहर, घर से बाहर जाने के बाद और वापस आने के बाद वो जो एरिया उसने कवर किया है, उस एरिया को हम उस इंडिविजुअल की होम रेंज बोलेंगे। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट लेंगे एज स्पेसीज़ की। एज स्पेसीज़ का मतलब होता है इकोसिस्टम में जो स्पेसीज़, इकोसिस्टम में जो स्पेसीज़ एबंडेंटली और प्राइमरीली, और जो स्पेसीज़ इकोसिस्टम में दिखाई दी है उसको हम लोग बोलेंगे एज स्पेसीज़। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पाई गई है उस स्पेसीज़ को हम लोग बोलते हैं एज स्पेसीज़। इकोसिस्टम से ही जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम का संगठन कैसे हुआ है। हम लोगों ने बायोलॉजी में भी देखा है कि सेल से कैसे इंडिविजुअल क्रिएट हुआ है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं इंडिविजुअल, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं इंडिविजुअल। तो ये जो एक फ्लो डायग्राम था वो जो जहाँ पे ख़त्म होता है, इंडिविजुअल पे ख़त्म होता है, वहीं से एनवायरनमेंट का जो इकोसिस्टम के जो लेवल्स है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल पे ख़त्म हुआ है वो चार्ट। तो इंडिविजुअल से बाद में, इंडिविजुअल के बाद में आती है उसकी पॉपुलेशन। जहाँ पे इंडिविजुअल पे जहाँ पे ख़त्म हुए बायोलॉजी की वो जो फ्लो शीट, वहीं से शुरू होता है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल। जैसे कि हम लोगों ने देखा है इंडिविजुअल पे ख़त्म हुआ है, तो इंडिविजुअल के बाद आती है स्पेसीज़, स्पेसीज़ के बाद आती है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद आती है उसकी कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आती है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम जो सबसे बड़ी इकोसिस्टम है, और उसके बाद बनता है बायोस्फीयर। मतलब हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल के जो फ्लो शीट है उसमें क्या देखा था, इंडिविजुअल कैसे बना, ऑर्गन सिस्टम से। यहाँ पे आएंगे ऑर्गन, ऑर्गन से पहले टिश्यू, और उससे सबसे बेसिक सेल, और इसीलिए सेल को बेसिक इंडिविजुअल का बोला जाता है, इंडिविजुअल का बेसिक बोला जाता है। तो ये थी एक फ्लो शीट। अभी इंडिविजुअल जहाँ पे बना है वो इंडिविजुअल मतलब कौन सा भी लिविंग बीइंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल, जो कि लिविंग है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। देन नेक्स्ट आती है स्पेसीज़। तो स्पेसीज़ जो है सेम टाइप के जो इंडिविजुअल है, सेम टाइप के इंडिविजुअल को बोलते हैं उसकी स्पेसीज़। और ऐसे सेम स्पेसीज़ के जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उनको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पॉपुलेशन। और सभी स्पेसीज़ के, ऑल स्पेसीज़ के जो नंबर्स है उनको बोलेंगे हम लोग कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद में आती है इकोसिस्टम। ऐसी कम्युनिटी एक जिस जगह पे रहती है जहाँ पे वो इंटरैक्ट होती है एक दूसरे से, उसको हम लोगों ने बोला है इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ें पाई जाती है। देन उसके बाद बायोम जो सबसे बड़ी इकोसिस्टम है, और ऐसी बहुत सारी बायोम मिलके एक बनता है हमारा बायोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल टू बायोस्फीयर का एक फ्लो शीट देखा, इकोसिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन देखा। ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है आगे के टॉपिक के लिए, जैसे कि बायोस्फीयर जो है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। बिकॉज ऑफ ये ग्लोबल इकोसिस्टम है, इसीलिए वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उनका फंक्शनल रोल क्या है, वो इंडिविजुअल किन ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं वो देखना भी ज़रूरी हो जाता है।
और आगे के नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट है इंडिविजुअल्स इन एन इकोसिस्टम। इंडिविजुअल्स कौन कौन से रहते हैं, तो सबसे पहले इकोसिस्टम में जो इंडिविजुअल आते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सबसे पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डीकम्पोजर। तो सबसे पहला प्रोड्यूसर आता है। प्रोड्यूसर में हम लोग किसको देखेंगे, सभी को इसका आंसर मिलेगा प्लांट्स प्रोड्यूसर है। बेसिक जो पहला लिविंग बीइंग है अमीबा के बाद वो प्लांट आया है, तो बट ऑब्वियस प्लांट प्रोड्यूसर में आएंगे। प्लांट अपना खाना जो है खुद बनाते, इनके जो इंग्रेडिएंट्स है उन नेचर से वो खुद एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वो अपना खाना बनाते हैं। वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी ये फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने 3rd-4th स्टैंडर्ड में देखी थी, पर फिर भी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्ज़ाम है उसमें और एमपीएससी जैसे एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। 3rd-4th स्टैंडर्ड का है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कंजर्वेशन के लिए प्लांट्स के, वो इस फोटोसिंथेसिस की वजह से हम लोग उनको कंजर्व कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये वो जो साइकिल्स वो रन करते हैं उसकी वजह से हम लोग उसको कंजर्व कर रहे हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारे स्टडी के लिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है, सबसे पहले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर जहाँ से उनको मिनरल्स भी मिलते हैं, और सनलाइट, ये सभी लेते हैं। और ये लेके वो डे में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जो फूड है इससे एनर्जी, ये जो है इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, जो उनकी फूड प्रोसेसिंग की रिएक्शन है। जिसको कार्बन डाइऑक्साइड लिया उन्होंने, वाटर लिया, सनलाइट ली, और वाटर में मिनरल्स भी प्रेजेंट थे। और ये जो है डे में होता है, मतलब ये क्या हुआ, उनका फूड बन गया। अभी ये फूड का उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको यूटिलाइजेशन करना है, तो वो क्या करेंगे, इस फूड का कन्वर्जन करेंगे एनर्जी में। और ये जब होगा, ये जो होता है ये एनर्जी प्लस उसमें क्या लेंगे, फूड प्लस O2, और यहाँ पे एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। मतलब उन्होंने O2 लिया, ऑक्सीजन में, नाइट में ऑक्सीजन लिया, तो उन्होंने उससे एनर्जी बनाई, मतलब एनर्जी यूज़ किया, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई। और उसके बाद उन्होंने रात को ये क्रिया की है, रिस्पायरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्लांट्स के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट कर रहे होते और ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी तरीके से अगर वो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, उसी प्लांट्स के बीच अगर हम लोग सो जाए तो हम लोगों को तो ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, वहाँ पे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग वहाँ पे सफोकेशन फील करेंगे, या तो हम लोगों को चक्कर आ सकती है, हम लोग ब्रीदिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि रात को प्लांट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे मत सोया करिए। तो ये हुआ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। और वो अपना खाना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। वो निर्माण कर रहे हैं और उनके ऊपर ही अदर जो इंडिविजुअल्स है एनवायरनमेंट में, वो उनके ऊपर ही डिपेंड है, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। दे आर कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूम करने का काम, मतलब वो कंज्यूम करते हैं किसको, प्लांट्स को, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर देखने जाए तो 3 टाइप के। जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, या बोल सकते हैं हर्बीवर। हर्ब का मीनिंग होता है प्लांट्स, मतलब जो प्लांट ईटर है उसको हम लोगों ने क्या बोला, हर्बीवर, प्लांट ईटर।
देन उसके बाद हम लोगों ने कंज्यूमर में देखेंगे कि ऐसे कुछ कंज्यूमर है जो प्लांट्स के अलावा एनिमल्स ही खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खा सकते, वो मतलब एनिमल्स खाते हैं, उनका फ्लेश खाते हैं। फ्लेश का मतलब होता है कान, इसलिए उनको बोलते हैं कार्निवर्स। क्योंकि वो मांस खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं, एनिमल ईटर ऐसे भी उनको बोला जाता है। और लास्ट वन जो है उनको बोलते हैं ओमनीवर्स। ओमनी का मतलब जो सभी को खाते हैं, दोनों भी खा सकते हैं। ओमनी सर्वहारी मतलब दोनों भी खा सकते हैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं ओमनीवर। इसमें हर्बीवर का एग्जाम्पल आएगा डियर, काऊ जैसे एनिमल्स। देन कार्निवर्स का एग्जाम्पल में आएगा जैसे टाइगर, लायन है। और ओमनीवर्स में आएंगे हम जैसे ह्यूमन बींग। हम लोग फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, एज वेल एज हम लोग लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाने वाले, इसलिए हम लोग कौन है, ओमनीवर। हम लोग देखेंगे डीकम्पोजर। डीकम्पोज मीनिंग में ही उसका उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। जैसे कि डीकम्पोज, एक चीज़ कंपोज की हुई उसको ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना। जैसे कि अगर कुछ वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग जो पार्ट यूज़ नहीं कर सकते वो कचरे में, कूड़े में डाल देते हैं, उसको गीला कचरा बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा जो वेस्टेज होता है, वेस्ट होता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क करते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे क्या करते हैं, एक तरीके से उसको डीकम्पोज कर देते हैं। और डीकम्पोज होने के बाद उसकी मिट्टी बन जाती है, जो कि एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ कर तरीके से ये डीकम्पोजर्स अपना काम करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए डिसीजेस की एपिडेमिक या डिसीजेस का स्प्रेड जो है वो एनवायरनमेंट में डिसीजेस का स्प्रेड ये होने नहीं देते, क्योंकि वो डीकम्पोज कर डालते हैं उस सड़ी हुई चीज़ को। इसीलिए इनका रोल भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कचरा या जो साइकिल है प्लांट न्यूट्रिएंट साइकिल, वो न्यूट्रिएंट साइकिल अच्छे से चलने के लिए डीकम्पोजर्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीकम्पोजर्स है इसीलिए प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको फर्टिलाइज़र मिल रहा है। और प्लांट है इसीलिए आगे के इंडिविजुअल भी अच्छे से अपना सस्टेनेंस कर रहे हैं। तो ये हुई हमारी जो 3 बेसिक पार्ट में हम लोगों ने इंडिविजुअल्स को सेग्रीगेट किया है या 3 पार्ट में ग्रुप किया है, वो है इकोसिस्टम में इंडिविजुअल के प्रेजेंट 3 पार्ट। आज के लिए इतना ही बेसिक का पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे। पार्ट नेक्स्ट के साथ हम लोग जल्द ही आएंगे और नेक्स्ट को भी ऐसे ही कवर करेंगे। नेक्स्ट कवर करने से पहले आप ये लेक्चर प्रॉपर रिवाइज करो, इसके जो टर्म्स है प्रॉपर नोट डाउन किया करो और उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन देखो, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए वो देखो। अगर आर्टिकल आते हैं तो आर्टिकल में ये पार्ट कहाँ पे कवर होता है वो देखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।